नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है पर्वतलोक में वसंतोत्सव, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति कर्मी और लेखक चंद्रशेखर तिवारी जी और धाद के सचिव तन्मय ममगाई जी। तिवारी जी और ममगाई जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत तिवारी जी मैं आपसे कर रहा हूँ कि पूरे भारत में वसंत कई तरह से मनाया जाता है। हमारे हिमालयी अंचल में वसंत को मनाने की जो परंपरा है, उस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल आपने किया जी। दरअसल जो हमारे उत्तराखंड और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के अगर ये पर्वतीय इसके अंचल की बात की जाए जी, तो यहाँ जो ये एक बसंत का उत्सव है और हमारा जो लोक जीवन है, जो आम लोक जीवन है, इसका एक आपस में बहुत गहरा संबंध है और ये एक दूसरे के पूरक हैं जी। दरअसल जो भी हमारे लोक पर्व हैं, तो यहाँ ये ऋतु आधारित हैं और ऋतु आधारित जो पर्व है उसमें जो बसंत का पर्व है ये इसका सबसे बड़ा इसको स्थान मिला है जी। और यहाँ के लोक जीवन ने इस जो बसंत का जो ये पर्व जो इसको अपनाया है, इसके गहराई में जाएं तो हमें इसके कई तरह के रंग दिखते हैं, कई रूप दिखते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ये जो बसंत का उत्सव है, ये हमारे कुमाऊं अंचल में विशेषकर जब ये शरद का ऋतु आता है तो उससे ही शुरू हो जाता है। मतलब जिसको एक प्रकार से मैं पहले पूर्व बसंत कहूँ, तो उस समय हमारे ये देखिए गाँवों में, घरों में, खेतों के किनारे जो पदम का वृक्ष, जिसको हिमालयन चेरी भी कहते हैं जी, उसकी आभा कितनी निखर जाती है जब ठंड। तो वो जो पदम का जो वृक्ष है और हमारे जो लोकगीत हैं, और ख़ासकर हमारे जो गढ़वाल अंचल के लोकगीत हैं, तो उसमें जो पदम के वृक्ष की जो महिमा आई है वो इतनी मतलब अलौकिक है कि मुझे लगता है कि उससे सुंदर तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसमें गांव वाले कहते हैं कि उनको कहीं से एक छोटा सा पदम का पेड़ कहीं से उगा हुआ दिखता है तो लोग खुश होते हैं और वो आकर के पूरे गांव वालों को एकत्र कर कहते हैं, आओ देखो एक छोटा सा नन्हा ये देवताओं का वृक्ष पदम उगाया है, आओ इसको हम इसकी परवरिश करें, इसके लिए चौतारा बनाएं, इसके दिया बत्ती करें और इसकी मतलब पूजा करें। तो मतलब देखिए लोक में हमारे जो लोक जीवन है उसमें इसकी कितनी बड़ी महत्ता है और लोगों ने इसको कितने अच्छे ढंग से मतलब एक पर्यावरण का एक संदेश देती है। तो ये सबसे बड़ा एक महत्व है। और दूसरा, जैसे ये सभी जगह है हमारे हिमालय में और हिमालय से दूसरी अन्य जगहों में भी, तो जो हिमालय में सारी जगह जब ये बुरांस खिल जाता है और प्योली के नन्हे नन्हे फूल खिल जाते हैं और तमाम इस तरह की जो कुंजा है और पदम है, आड़ू खुमानी के फूल हैं, दाड़िम के फूल हैं, तो ये जो इनकी जो रंगत जो निखर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी रंगत की छाप तो हमारे जो जनमानस में भी पड़ती है और वो भी एक उसके अंदर भी एक कहिए बसंती फूट पड़ता है और वो क्या कहते हैं आह्लादित होकर के ये बसंत के फाग और ये होली के गीत ये गाने लगते हैं। तो इस तरह से ये बसंत का मिलता है। और वहीं थोड़ा सा अगर इससे दूर हटें तो ये तो एक उल्लास और ये देवताओं की बात आई, तो दूसरी ओर ये बसंत जब ये इसका महीना आता है तो धीरे धीरे चैत्र के महीने में जब काफल पकने लग जाते हैं और वहाँ क्या कहते हैं हमारे जंगल में घुघुती और हिलांस कूकने लगती हैं, तो जो हमारी ब्याहता बेटी ध्यानियाँ होती हैं तो उनको अपने मायके की भी याद आने लगती है। क्या बात। और अपने जो वहाँ भाई की, अपने पिता की, वो उनको मतलब जब खुद लगती है और उनकी आस देखती। कुमाऊं में तो जो बल्कि ये चैत का महीना होता है तो उसमें वो जो भाई अपने बहन को भिटौली देने की परंपरा है वो देने जाता है, तो बड़ी आतुर होकर उसकी प्रतीक्षा करती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा है वो ये है, इसमें आशीष देने की जो परंपरा हमारे पूरे पहाड़ में, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, इसमें है। तो ये जो हमारे औजी भाई होते हैं तो ये ढोल लेकर के बसंत पंचमी से जौ की आशीष देके घर घर जाते हैं और वो ऋतुरैण गा करके तो वो उनका मनोरंजन भी करते हैं और उनके पूरे परिवार को सुख समृद्धि की आशीष देते हैं। बहुत सुंदर तिवारी जी, आपने जो
उत्तराखंड के और ख़ासकर हिमालयी अंचल के बसंत का जो विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, जब आप बोल रहे थे तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। और जिन परंपराओं, जिन त्योहारों, जिन पर्वों की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके हम सभी लोग सहभागी रहे हैं, क्योंकि हमारा सबका बचपन उसी पर्वत प्रांतर में बीता है। तन्मय, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूँ कि 14 मार्च को ही हमने फूलदेई का त्यौहार बहुत भव्य रूप में शुरू किया है, और उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल हैं उनमें तो अगर आज कल आप जाएं तो सभी देहरियों में आपको फूल सजे हुए मिलेंगे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत बाल पर्व है। पहले तो मैं आपसे फूलदेई के इस त्यौहार के बारे में ही जानना चाहूँगा, और फिर तब हम उसका दूसरा पक्ष तब वो करते हैं। पहले फूलदेई के त्यौहार के बारे में आपकी टिप्पणी। दरअसल में फूलदेई एक तरह से देखा जाए तो उस फूलदेई पर्व दुनिया में बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला पूरी तरह से बाल गतिविधियों का एक अकेला पर्व है। तो सबसे बड़ी बात तो इस फूलदेई पर्व की ये रही है। और दूसरा, जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी विमर्श दुनिया में चलता है, नए समाज के लोग अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की बात, उनको संवेदनशील बनाने की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे फूलदेई एक स्वाभाविक रूप से ऐसी गतिविधि है जिसमें बच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं जी। और जैसा हम सब जानते हैं कि फूलदेई बच्चों द्वारा घरों की दहलीज पर फूल डालने का एक उत्सव है, जिसमें बच्चे सुबह सुबह पूरे जो उनके इर्द गिर्द इस मौसम में फूल बसंत आया रहता है और विभिन्न तरह के फूल रहते हैं, उनको एकत्र करके घरों की दहलीज पर डालते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं। बड़े लोग उनको इसके लिए आशीर्वाद देते हैं, कुछ छोटी सी भेंट देते हैं। तो एक तरह से समाज का एक ऐसा उत्सव है जिसमें पूरी तरह से बच्चों की रौनक, बच्चों की दौड़ धूप और बच्चों की गतिविधियाँ दिखती हैं। बच्चे जब समूह में जाकर के फूलों को डालते हैं, उनके आपस के विमर्श, उनके आपस की बातचीत, उनको जो भेंट मिली है जी। तो अगर आप इस पूरे फूलदेई के उत्सव को देखें तो इसमें संस्कृति का एक पक्ष हमारा उत्तराखंड का विशेष रूप से नजर आता है जी। और मुझे ये अवश्य लगता है कि हर पर्व दुनिया जो जिस भी धरती से उपजता है पर्व जी, उसके सांस्कृतिक पक्ष के साथ वो कहीं ना कहीं दुनिया में एक नया एड ऑन जिसे हम कहते हैं, नया पक्ष लेकर के आता है। और उस तरह से उत्तराखंड का जो सभी पर्व हैं और जो अभी तक प्रमुखता कुछ विशेष अंचलों में मनाए जाते थे, उनमें एक बहुत बड़ी संभावना है कि वो देश दुनिया में जाकर के अपना स्थान बनाएं। बहुत बड़ी बात। और वो केवल उत्तराखंड के नौनिहालों का ही पर्व न रहे, और वो देश दुनिया के नौनिहालों का पर्व रहे। पिछले कुछ समय में बाबत चेतना आई है सोशल मीडिया पर, काफ़ी हम देखते हैं कि फूलदेई को मनाने की गतिविधि आ रही है, लेकिन इस पर अभी लंबी यात्रा की जाने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों ये भी बहुत बड़ी बात चली कि उत्तराखंड में चूँकि बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, तो इसको मनाए जाने वाले बच्चे, गांव का खाली होना को फूलदेई से जोड़ा गया। लेकिन मुझे लगता है कि फूलदेई को नए सिरे से परिभाषित करते हुए समाज में फिर लाने की ज़रूरत है, और एक बड़ी संख्या में जो प्रवासी समाज है उसके जीवन में से फिर लौटना चाहिए। जी जी। इसी पर मैं थोड़ा सा फिर मैं तिवारी जी के पास आता हूँ। मैं थोड़ा इसमें एक और जोड़ना चाह रहा था कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, ख़ासकर पिछले एक दशक से, कि ये जो फूलदेई का पर्व है इसको पर्वत प्रांतर के लोगों ने सृजन पर्व के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया है। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है, किस तरह के इनपुट्स हैं इस पर? हाँ, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से सृजन पर्व ही है। एक तरह से धरती इस वक्त फूलों का सृजन कर रही है, और कहते हैं कि धरती फूलों से अपने आप को अभिव्यक्त करती है। अलग अलग रंगों के फूल से धरती का श्रृंगार होता है इस दौर में। तो जो ये अगर हम धरती जब इस वक्त इस दौर में सृजन कर रहे हैं, और धरती की इन फूलों के साथ एक सृजन, बच्चे भी धरती का सृजन है, मैं मानता हूँ, और वो सबसे पवित्र काल है मनुष्य के जीवन का। तो उस दौर में अगर हम बच्चों तक उनकी जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है अलग अलग तरह की, उसको अगर हम जैसे कहते हैं कि इंग्लिश में कहीं कैटर कर सकें, या उसको ध्यान में रख के गतिविधियाँ कर सकें, तो न केवल ये बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का, बल्कि बच्चों को बेहतर संवेदनशील इंसान बनाने का एक बड़ी गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जी, बहुत बड़ी बात। और बहुत सारे लोगों ने इस बाबत पहल करी है, चेतना भी आई है, सांस्कृतिक चेतना भी देख सकते हैं। तो हम जो जिस संस्था के रूप में काम करते हैं उसमें हम लोगों ने इस बात को कोशिश की है कि इस पूरे महीने बच्चों को लिखने,
कहानी लिखने, कविता लिखने, ड्राइंग करने, ऐसे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो उनके मन के उसके उल्लास को व्यक्त करने का एक अवसर मिले। और इस तरह से एक जो जब जिस दौर में धरती सृजन कर रही है वो अवसर बच्चों के लिए भी अपने मन का सृजन करने का अवसर बने। और अगर ऐसा हो पाया तो इसके संदर्भ उत्तराखंड से निकल कर के देश दुनिया में ज़रूर पहुंचे। जी, पूरे राष्ट्रीय बनेंगे और मैं तो कहता हूं तिवारी जी वैश्विक भी बन सकते हैं। क्योंकि बच्चों में सृजन पर्व हमारे यहाँ बहुत दुर्लभ है और फूलदेई को अगर उससे जोड़ा जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी शानदार पहल होगी। तिवारी जी, आपके पास मैं ये जानने आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ खासकर कुमाऊँ अंचल में आजकल बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। हम होली के वातावरण में जी रहे हैं इस समय। उस पर आपकी एक बहुत शानदार किताब भी है जो मैंने भी पढ़ी है, बैठकी होली पर। पहले तो बैठकी होली के बारे में हमको बताइए और दूसरा थोड़ा सा इसका साहित्यिक संदर्भ क्या है, इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छा। जैसे आपने बैठकी होली की बात करी तो कुमाऊँ अंचल में और विशेषकर गढ़वाल के कुछ अंचलों में, विशेषकर देखा जाए तो श्रीनगर और पौड़ी और पुरानी टिहरी, तो यहाँ इस तरह से बैठकी होली के साथ भी थोड़ा बहुत खड़ी होली का भी चलन है। और कुमाऊँ में जैसे अभी आपने बात बैठकी होली की है, तो बैठकी होली की अगर इसके इतिहास में जाएं तो ये कुमाऊँ में तकरीबन इसका जो इतिहास जो जाता है, और बहुत इसका लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक जो संस्कृतिविद हैं और तमाम जो होली के जानकार लोग हैं तो उनसे क्या कहते हैं जो प्राप्त जानकारी है, और जो एक अल्मोड़ा के कल ही वो दिवंगत भी हुए हैं एक शिवचरण पांडे, हुक्का क्लब शिवचरण पांडे, जो कि वहाँ अल्मोड़ा की होली के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। तो उन्हीं के अनुसार तो उन्होंने इसका जो काल है बैठकी होली का, ये आपके जो कुमाऊँ के आदि कवि गुमानी पंथ रहे हैं और राजा प्रद्युम्न शाह, एक कहीं होली का उल्लेख आया है उसमें, तो जिसमें कि ये आया है कि प्रद्युम्न शाह होली खेल रहे हैं, तो वो रचना गुमानी जी ने की थी। तो उसके गुमानी जी और वो प्रद्युम्न शाह के काल की अगर उसका मतलब आपस में मिलान करें तो वो करीबन 250 से 300 साल के बीच जाता है। तो इस आधार पर तो कहा ही जा सकता है कि कम से कम ये जो बैठकी होली का जो इतिहास है वो इतना पुराना है। और 19वीं सदी के बाद, 19वीं सदी की शुरुआत में ये अल्मोड़ा में जो ये बैठकी होली का था, जो पहले तो राजशाही राज दरबार में होली होती थी, तो ये इसमें बाहर से भी कई मुस्लिम कलाकार और कई नामी गिरामी कलाकार आते थे, और वो विशेषकर राज्यसभा की ही होली होती थी। बाद में जो स्थानीय जो लोग थे तो वो भी इस बैठक में जब जाते थे तो उन्होंने धीरे धीरे उसको भी आत्मसात किया, और जब राजशाही की व्यवस्था खत्म हो गई तो ये होली फिर वहाँ राज दरबार से निकल करके जो कुलीन और सम्भ्रांत लोग थे तो उन्होंने अपने घरों में या खासकर मंदिरों में इसकी शुरुआत की। तो धीरे धीरे अल्मोड़ा में इसका हनुमान मंदिर है एक जगह, तो वहाँ से कहते हैं कि 19वीं सदी में पहली जो बैठकी होली वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद ये सम्भ्रांत लोगों से होते हुए धीरे धीरे आसपास के, और ये ज़्यादातर ये नगरीय इलाकों में ही प्रचलित है, लेकिन गाँव के इलाकों में भी ये होली होती है। तो इस तरह से ये बैठकी होली का। और दूसरा जो सबसे जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है खड़ी होली। खड़ी होली का जो है ये ग्रामीण परिवेश की होली है, और ग्रामीण इलाकों में लोग खड़े होकर के, जो पूरे होलियार होते हैं वो आपस में खड़े होकर के और ढोल और मजीरी के साथ घर घर जा कर के, और घर ही नहीं अपने आसपास के नज़दीक के गांवों में भी जा कर के एक भाईचारा बनाने के लिए दूसरे गांवों में भी होली खेलने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी ये मिसाल है कुमाऊँ की। जी, इसके साहित्यिक पक्ष को भी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये भी एक अहम सवाल है। और अगर इसके साहित्यिक पक्ष में जाएं तो ये जो होली असली में जो कुमाऊँ की होली है या गढ़वाल की होली है, तो ये होली एक प्रकार से श्रुत परंपरा पर आधारित है। ये इसका कहीं ज़्यादा लिखित रूप में या इस तरह से एकत्र नहीं किया, एक पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये खुली किताब की तरह है। तो ये जो जनमानस में जो एक इस तरह से इतनी रची बसी है, तो लोगों ने इसको अपने अंदर आत्मसात किया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसके साहित्यिक जो पैठ है कि किताबों को तो छापना है, उसकी रचना करनी है, लेकिन ये एक अनाम जो गुमनाम जो रचनाकार हैं उन्होंने बने, ब्रज और उधर से ये गीत आए हैं। कुमाऊँ की ये होलियाँ जो हैं ब्रज और अवध से आते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है
ये कुमाऊनी इसमें जो रंग चढ़ा तो उससे ये होली विशिष्ट बन गई। तो ये आम जनमानस में ये इतनी इसकी गहरी पकड़ है, तो ये मुझे लगता है कि एक खुली किताब की तरह एक साहित्यिक रूप में दर्ज है। और लेकिन मुझे अब एक इस बात पर एक ज़रूर एक मतलब ये एक जो हमारी नई पीढ़ी है और विशेषकर खासकर जो शोधार्थी लोग हैं या साहित्यकार लोग हैं या जो चिंतक लोग हैं, तो इनको ज़रूर इस ओर आगे आना होगा कि जो हमारी जो ये होली के गीत हैं इन पर अध्ययन किया जाए, शोध किया जाए और इस पर कुछ रचनाएं या कुछ आलेख तैयार कर इसको एक तरह से देते हुए इसके एक साहित्यिक पक्ष को भी इसका रख सकते हैं। दस्तावेजीकरण बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये विलुप्त होने के भी कगार पर है। जी, ये बड़ा संकट है कि तन्मय, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि जैसे फूलदेई की हम चर्चा कर रहे हैं, पहाड़ी होली की हम चर्चा कर रहे हैं। तिवारी जी ने जैसे कहा कि उसमें एक जो हमारे होली के गीत हैं उसमें ब्रज का फ्लेवर है, लेकिन भाषा उनकी गढ़वाली कुमाऊनी है और उनके जो नृत्य हैं वो भी हमारी पहाड़ी शैली के नृत्य हैं। यहाँ तक कि जो गाने की लय है वो भी हमारी अपनी आंचलिक लय है। तो ये अंचलों के सामंजस्य का भी एक अपने आप में बड़ा शानदार उदाहरण है। लेकिन आप तो खूब अध्ययन करते हैं और समाज से लगातार अपनी गतिविधियों के जरिए जुड़े रहते हैं। ये जो होली है या फूलदेई है, इस तरह के हमारे जो बड़े मौलिक त्योहार हैं, इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जिस तरफ तिवारी जी अभी संकेत कर रहे थे कि इसके दस्तावेजीकरण की क्या स्थिति है, इस पर आपकी टिप्पणी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी ने एक बहुत वाजिब सवाल किया कि इनका दस्तावेजीकरण होना चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे इस बात को सुनते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए। इस बात पर काफ़ी बहस चली कि जो होली है या जो मतलब विभिन्न शैली की होलियाँ गाई जाती हैं या इनफैक्ट फूलदेई के जो गीत हैं उनका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। लेकिन मुझे चिंता दस्तावेजीकरण से कहीं ज़्यादा उसकी जो समाज की जो उपस्थिति है उसको लेकर के है, क्योंकि दस्तावेजीकरण को लेकर के तो पहल हुई है। अच्छा। हम ये कहें कि एक सिरे से खारिज करें कि कहीं नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि पहल हुई है। गंभीर लोगों ने, गंभीर हमारे यहाँ के जो विशिष्ट साहित्यकार रहे, अलग अलग लोगों ने, लेखकों ने इस बात को लिया है और उन्होंने इस पर अपनी अपनी तरह से पहल करी है। जैसे तिवारी जी ने भी पहल करी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से इस पर लिखा है जी। और अब आप देखेंगे तो बहुत सारे नए लोग भी लिख रहे हैं जी। लेकिन ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि ये समाज में अपना स्थान खो रही है। और संस्कृतियाँ कभी भी किताबों से जीवित नहीं रहती, ना सरकारों से जीवित रहती, मैं मानता हूँ। संस्कृतियों का तो अपना एक सिस्टम है समाज में जीवित रहने का, और जब वो जिसे संस्कृतियों का इकोसिस्टम कह सकते हैं, जब वो इकोसिस्टम खो देती हैं तो वो फिर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जिससे हम चिंता होती है। चाहे भाषाओं की चिंता है, तो मनुष्यों को, जो विद्वानों को इस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए कि ये आम समाज से अगर गायब हो रही है या कम हो रही है या नई स्वीकार नहीं हो रही नई पीढ़ी में, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए जी। वो वाले पक्ष पर मैं मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा गंभीर काम किए जाने की ज़रूरत है जी। आज सुबह मैं देख रहा था कि हम देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और फूलदेई उत्तराखंड का एक ऐसा पर्व है जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब काफ़ी लोग लिख रहे हैं। उसको मैं देखता हूँ कि नेशनल मीडिया में भी आता है जी। लेकिन आप ज़मीन पर अगर देखें उत्तराखंड की राजधानी में, तो फूलदेई के पर्व सोशल मीडिया पे तो नज़र आते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई बड़ा आयोजन, बड़ा सामाजिक आयोजन जिस तरह के आयोजन होली या बाकी अन्य पर्वों के नज़र आते हैं, वो आपको देहरादून में भी नज़र नहीं आएगा। और उसको लेकर के जो आम समाज की जो छोटी हिस्सेदारियाँ भी, चलिए मान भी लिया कि बड़ा आयोजन, वो भी आपको बहुत कम नज़र आएंगी। तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि वो समाज में क्यों छूट रहा है। और मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत समय तक बड़े बड़े सभागारों में, पंडालों में या परेड ग्राउंड में या बड़े बड़े आयोजनों के मार्फत से संस्कृति को खड़ा करने की कोशिश करी और बहुत लंबी कवायद हुई, बहुत सारी संस्थाओं ने करी, लेकिन जो घर घर पहुँचने का काम था वो कहीं ना कहीं छूटा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी सामाजिक संस्थाएं दिशा में काम कर रही हैं, उनको कहीं बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा, बहुत छोटे और सांकेतिक तरीके से काम करना पड़ेगा। इसमें संस्कृति का भी पुट होना चाहिए, इसमें इसको कोई भारी भरकम नियमावली में भी नहीं होना चाहिए। अगर पर्व उल्लास का कारण नहीं रहेंगे, पर्व अगर कोई नियम बन जाएंगे,
तो फिर पर्व उल्लास पैदा नहीं करेंगे, और उल्लास पैदा नहीं करेंगे तो अपना स्वाभाविक भागीदारी समाज की नहीं होती है जी। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि पर्व उल्लास का कारण बने, और अगर वो उल्लास का कारण होंगे तो समाज उसमें स्वाभाविक रूप से जुड़ेगा जी। हम इस दिशा में ऐसा नहीं है कि लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर अभी उन प्रयासों को और सघन होने की ज़रूरत है जी। ये आपकी बातों में 2 शब्द जोड़ना चाहूँगा ज़रूर कि जैसा कि आपने कहा ना, बहुत अच्छा आपने ये कहा कि वाकई में जो कहीं की भी जो संस्कृति है, जब तक का वो किसी रूप में मनाई नहीं जाएगी या जो उसके मूल रूप में नहीं होगी तो उसके दर्शन नहीं होते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। और जो आपने जो बात कही कि ये जो बच्चों में सृजनता और रचनात्मकता की बात कही, ये बहुत एक अहम सवाल है, और इसको स्कूल के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, तो ये अगर ये इसमें जागरूकता आई, जैसा कि यहाँ मतलब कुछ धात संस्था की तरफ से आप लोगों की भी पहल होती रही है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। और बच्चों को केवल खाली इसके सांस्कृतिक और इसके जो हमारे धार्मिक महत्व को ही न बताया गया, इसके पीछे जो कारण है, जो जैसा कि आपका भी रहता है कि इसके पीछे क्या पर्यावरणीय सोच रही है हमारे बुजुर्गों की, या क्या इसके पीछे इसके मनाने के कारण रहे हैं, अगर ये भी बच्चों को बता दिया जाए तो उनमें एक सीखने की ललक भी होगी और उसको और सही तरीके से और व्यावहारिक रूप से मना सकेंगे। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तिवारी जी के पास में फिर तिवारी जी के सवाल के साथ जाऊंगा, पर जहाँ तिवारी जी आपने अपनी बात छोड़ी वहीं से मैं फिर तन्मय के पास जा रहा हूँ कि मुझे भी स्मरण आ गया है कि धाद खासकर फूलदेई को एक नए तरीके से मनाने का, और जो जिसको आप सृजन पर्व कहते हैं, मैं तन्मय आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से मना रहे हैं, इसमें क्या कुछ गतिविधियाँ होने वाली हैं, और उन गतिविधियों में केवल देहरादून ही शामिल है या सुदूर अंचलों तक भी आप लोग पहुँचे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर मैं तिवारी जी के पास जाता हूँ। दरअसल में उत्तराखंड के लोक पर्वों को लेकर के हम पिछले 10 वर्षों से अलग अलग तरह से काम करने की कोशिश करी, और हमारा फोकस पॉइंट ये रहा कि हम चाहते हैं कि पर्व बहुत हल्के हों और बहुत हल्की तरह से मौजूद रहें, और उनका संस्थाओं को उनका ऐसा विज्ञान विकसित करें कि वो आम जीवन में बहुत सरलता से पैबस्त हो सकें। और हमारी पूरी पिछले 10 वर्षों की कवायद है ये, हम लगातार इस पर काम करते रहे जी। हमने होली पर किया, हरेला को लेकर हम लोगों ने लगातार काम किया। तो फूलदेई पर भी हम लोगों ने जो सृजन पर्व जिसका कि आपने उल्लेख किया, दरअसल में हमने जब फूलदेई को सामाजिक दृष्टि से देखा तो हमको लगा कि हालांकि इसमें फूल डाला जाता है, एक गतिविधि है जो फूल डालने की करी जाती है जी। लेकिन हमको लगा कि इसको अगर हम एक ऐसा संदर्भ दें जिससे कि हम बृहत्तर समाज को जोड़ सकें, और जिसकी हम कल्पना करते हैं कि आने वाला समाज अच्छा बने, और उसको लेकर के सारी दुनिया में चिंताएं होती हैं कि हमारे बच्चों तक, हमारे बच्चे संवेदनशील हों, हमारे बच्चे उन संस्कारों को ग्रहण करें, हमारे बच्चे समाज की रचना करें जी। तो बच्चों को फूलदेई के बहाने एक सृजन पर्व के मार्फत जोड़ा जाए जी। और हम पिछले 4 वर्षों से उत्तराखंड के शासकीय स्कूलों में कार्यक्रम चला रहे हैं कोना कक्षा का, जिसमें हम समाज से कहते हैं कि वो अपने निकट के स्कूल में किताबें भेंट करें, और हम वर्ष भर कोशिश करते हैं कि उन स्कूलों में अलग अलग श्रेष्ठ साहित्य दुनिया भर का है बच्चों के लिए जो लिखा जा रहा है वो उनको हम उपलब्ध कराते हैं। और फूलदेई के महीने हम उनको कहते हैं कि जो तुमने वर्ष भर पढ़ा है बच्चों, उसको अभिव्यक्त करो। क्या बात है। और वो अभिव्यक्त करने का पूरा एक महीना है, 14 मार्च से 14 अप्रैल का रहता है जी। और हम सब स्कूलों में ड्राइंग शीट्स भेजते हैं, उनसे कहते हैं जो वो लिखना चाहते हैं कहानी कविता ड्राइंग करें। और आपको जानकारी मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी खुद शिक्षिका है, और उनके स्कूल में हम जब किताबें दिया करते थे, एक तारा पब्लिकेशन, एक बड़ा जाना माना पब्लिकेशन है, उनकी तरफ से आती थी। तो जब हमने उनको इस बार ड्राइंग करने को दी तो उन बच्चों ने जो रावण का चित्र बनाया था, हमें याद आता है, तो हम उस चित्र को देख के दंग रहे, क्योंकि हम रावण इस तरह से नहीं परिकल्पित करते थे जी। हमको तब मालूम पड़ा कि वो बच्चे उन किताबों को देख करके कहीं सीखें कि रावण इस तरह का भी बनता है जी। तो हमने देखा कि जो बच्चों की सृजनात्मक क्षमता है जी, उसको कहीं ना कहीं अगर सही दिशा दी जाए तो हमारे प्रदेश से बहुत सारे अच्छे लेखक, साहित्यकार, संवेदनशील इंसान जन्म लेंगे, जिसकी हम कल्पना करते हैं जी। और ये जो सृजन पर्व है, ये धरती के साथ बच्चों के सृजन का भी एक बड़ा फोरम बनेगा। बहुत बढ़िया। इस बार का लक्ष्य हमारा 500 स्कूल और 10,000 बच्चे हैं। अच्छा। और हम लोगों ने तय किया है कि उन बच्चों से ड्राइंग शीट्स मंगवाई जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि शासकीय स्कूलों के अलावा भी जो बृहत्तर समाज उत्तराखंड में रहता है, जो पर्वतीय मूल का नहीं भी है,
वो भी इस पर्व का हिस्सेदार बने, क्योंकि दरअसल में ये पर्व किसी जाति या धर्म या विशेष या किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है। ये बच्चों का एक ऐसा अद्भुत पर्व है जिसमें दुनिया का जो भी बच्चा शामिल होगा वो एक बेहतर इंसान बन करके निकलेगा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि सृजन पर्व का जो महीना है पूरा, जब धरती सृजन कर रही है और बच्चे भी इस दौर में कोई अच्छे सृजन के साथ सामने आएंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा। बहुत 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 बढ़िया आयोजना आपकी है। और ये जो आप कह रहे थे कि बच्चा वो चाहे वो हिमालय का है या वो दिल्ली का है या वो किसी दूसरे शहर का है, बच्चों की कमोबेश उनकी मनोदशा एक जैसी होती है, उनके पल्लवित होने की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है। तो इस तरह के सृजन पर्व अगर पूरे ही राष्ट्र में हम मना सकें और फूलदेई की ये धमक दूर तक जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। तिवारी जी, जिस सवाल को लेकर मैं आपके पास आने वाला था वो ये था कि जिस तरफ तन्मय अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि त्योहारों को, पर्वों को मनाने का ये तो एक तरीका है कि आप उससे बच्चों को जोड़ें, समुदाय को जोड़ें, कम्युनिटीज़ से कहीं ना कहीं आपका तारतम्य बने। तो लेकिन ये जो हमारे सांस्कृतिक पर्व है, इनके संरक्षण के लिए ये सवाल मैं आपके पास इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका इस पर लेखन भी है, आपकी किताबें भी हैं और आप ज़मीन पर भी इस मसले पर काम करते रहे हैं। ये जो सांस्कृतिक पक्ष से गुथे हमारे त्यौहार हैं, इनके संरक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए समुदाय को, और क्या सरकारों की स्तर पर भी कोई भूमिका हो सकती है, और व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक, अगर परिवार को भी एक इकाई माने तो उस पर कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के जो भी हमारे जो पर्व हैं और इसके जो सांस्कृतिक पक्ष है, इसकी पहली शुरुआत तो हमारे घर से ही होती है, हमारे घर से, परिवार से, और फिर गांव से, फिर पूरे एक समाज से। तो इस तरह से एक पूरा जो ताना बाना जो है तो इस तरह से समाज में होते हैं। और उसमें जो दूसरी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर भागीदारी की जो आपने बात की तो वो विद्यालय की भी होती है। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो विद्यालयों में किसी न किसी रूप में, या जैसे कोई ये पर्यावरणीय पर्व हैं कुछ इस तरह मनाए, पर्यावरण मेला है, या इस तरह से इसमें जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो हमारे जो साहित्यकार का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमारे आप जानते हैं, आप खुद ही एक साहित्यकार हैं, तो हमारे जो पहाड़ के चाहे ये जो पर्व मनाते हैं, ये इनके कई लोकगीत हैं। जैसे प्योली है, प्योली की जो कहानी है अगर आप देखें मतलब कितनी मार्मिक है, जो उसका बनने की, तो ये इस तरह की कथाएं हैं। और हमारे वहाँ एक कुमाऊं अंचल में सातों आठों एक उसमें होता, तो उसमें जो शिव और गौरा को मतलब इस तरह से प्रदर्शित किया है, बिल्कुल सरल आम मानव की तरह आए। तो उनकी जो कथा, वो खेत में हल भी जोतते हैं और जो पार्वती है बकरी भी चराती है। देखिए मतलब कितना लोक ने उसका मानविकीकरण किया है। तो इस तरह के जो बिंब हैं, और इसके अलावा जो कई हमारे होली के गीत हैं, और या जैसे कभी यहाँ जैसे बसंत की बात आई है तो यहाँ इसमें कई जो महिलाओं का जो इसमें विरह का है, या उसको मायके की खुद का, तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं, ऐसे बिंब हैं। तो उनको क्यों न साहित्यकार भी उसको अपने इसमें लें। और इस तरह से जो, क्योंकि एक जो गैर साहित्य जो इस तरह के लिखा जाता है, तो उसकी और भी मतलब हमें जो ये जो हमारे जो सांस्कृतिक यहाँ के जो पक्ष हैं तो उनको भी आना चाहिए। और ये सब मिलजुल करके जिस तरह हम अपनी भाषा और बोली का संरक्षण कर रहे हैं, तो इस दिशा में अगर हम इस ओर भी सोचें तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे लगता है कि ये सांस्कृतिक जो यहाँ की विधा है तो ये कहीं ना कहीं आएगी। और इस ओर हम सबको अपने तिवारी जी की बात पर जरा सा मैं छोटा सा ऐड करता हूँ। इस बार एक घटना घटी है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रभात फेरियों के लिए फूलदेई के अवसर पर सभी स्कूलों को निर्देशित किया था। अच्छा। पिछले वर्ष हरेला पर अवकाश भी घोषित हुआ है। हम लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे इसको लेकर के। जी। ये सांकेतिक प्रयास हुए हैं, पर मुझे लगता है कि अब इसको और सघन किए जाने की जरूरत है। हम उत्तराखंड में शासकीय और अशासकीय यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की बहुत लंबी कतार है। दुनिया के नामचीन स्कूल उत्तराखंड में मौजूद हैं। दून स्कूल हो, वेलम्स हो, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स माने आते हैं जिसमें देश दुनिया के लोग आते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अब ये बात हमारे साथ देश दुनिया के लोग भी जाने, और इन जो कम से कम लोक पर्वों को लेकर के
सभी जगह एक अनिवार्य निर्देश हो उनके बारे में बच्चों को बताने का, उसके बारे में उनके लेक्चर्स कराने का एक कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए ताकि पूरा प्रदेश उन पर्वों के साथ सीखता हुआ आगे बढ़े। जी तन्मय जी और चंद्रशेखर तिवारी जी, थोड़ा सा तिवारी जी की बात में मैं इतना और जोड़ दूं कि साहित्य में जो आप चर्चा कर रहे थे, हमारे यहाँ से शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी और तमाम दूसरे जो विद्यासागर नौटियाल, उन सभी महान लेखकों की कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें इन पर्वों की झलक आपको ठीक ठाक मिलेगी। उन्होंने इनको दर्ज किया है तो नई पीढ़ी के लेखक भी इनको अपने हिसाब से दर्ज कर रहे हैं। और तन्मय, जो आप कह रहे थे कि सरकारी स्तर पर भी और सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं, इसी बहाने हमारी संस्कृति संरक्षित रह पाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तन्मय ममगाई जी और चंद्रशेखर तिवारी जी, आप दोनों समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और होली के इस माहौल में आपसे जो ये परिचर्चा हुई, इसने माहौल को रंगमय भी बना दिया, होलीमय भी बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार फिर कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।